सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। आपने हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि बिहार से आप आते हैं, आपको बहुत साधुवाद। सभापति महोदय, ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी बैंकिंग की बात आती है, बैंकिंग की चर्चा होती है, बड़ी बड़ी संख्याएं, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ये सब आते हैं और उसके पीछे जो ह्यूमन एंगल होता है, जो मानवीय चेहरा होता है, वो कई बार हम भूल जाते हैं। ये बिल उस ह्यूमन एंगल वाला बिल है। ये बिल जो साधारण मेहनतकश मिडिल क्लास ऐसे परिवार जो एक एक पैसा जोड़ते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी आपदा के लिए, किसी अपने बच्चों की नौकरी के समय के लिए, उन सब बचत करने वालों को बचाने वाला बिल है ये। महोदय, इस बिल को बहुत ध्यान से पास करना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये बिल बचत करने वालों को बचाने के लिए है। इस बिल में दो मुख्य प्रावधान है सभापति महोदय। पहला प्रावधान है कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनका सुपरविजन 1965 से आरबीआई के द्वारा होता गया, अलग अलग अमेंडमेंट से। आज कोऑपरेटिव बैंक्स में रिकंस्ट्रक्शन हो पाए, अगर कोई बैंक फेल होने की परिस्थिति में है तो उसके रिकंस्ट्रक्शन का प्रावधान जैसे कॉमर्शियल बैंक्स में होता है वैसा ही कर सके आरबीआई। ये प्रावधान सबसे पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है किसी भी बैंक का अगर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़े। सभापति महोदय, मैंने बैंकों के इतिहास, काफ़ी लंबे टाइम तक के इतिहास पढ़े और कई देशों के बैंकों के प्रावधान मैंने पढ़े। बैंक फेल होना बहुत साधारण बात है। पिछले 200-250 वर्षों में कई सारे बैंक फेल हुए हैं। तो बैंक जब फेल होता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, जिससे कि जिन लोगों ने बचत की है, अपनी मेहनत का एक एक पैसा बैंक में बचत मुसीबत के समय के लिए रखा है, उनको कैसे बचाया जाए। उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को बिना मोरेटोरियम लगाए आरबीआई अगर कर सके, वो दूसरा प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो समाज के सबसे जिस तबके को इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिस तबके को, जिस वर्ग को इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस वर्ग को आपने इस बिल के ज़रिए प्रोटेक्शन दिया। बहुत धन्यवाद आपको। इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी सभापति महोदय? मैं अति संक्षिप्त में दो उदाहरण दूंगा। यस बैंक का उदाहरण, पीएमसी बैंक का उदाहरण। यस बैंक के प्रमोटर्स ने जब मेहनत की कमाई को स्विंडल करने की कोशिश की, तुरंत गवर्नमेंट एकदम चौकन्नी थी। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, क्रिमिनल एक्शन लिया, बैंक का मैनेजमेंट चेंज किया, बैंक में फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट किया, अटैचमेंट्स किए प्रॉपर्टीज के। जिन्होंने गलती की थी उनको तुरंत सजा दी, और जिन लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे यस बैंक में रखे हुए थे, उन सबको बचाने के लिए तुरंत एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लेके आए। वो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, सभापति महोदय, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आज दुनिया भर में यस बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की तारीफ हो रही है। क्यों तारीफ हो रही है? मात्र 13 दिन में उस बैंक के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करके उस बैंक में फिर से कॉन्फिडेंस लाया गया, एक इंस्टीट्यूशन को बचाया गया, एक इंस्टीट्यूशन को बचाया गया। उससे उस बैंक से जुड़े हुए जो लाखों परिवार थे, जिन्होंने, सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि हम में से बहुत लोग निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं, मैं भी उसी तरह के परिवार से आता हूं। मुझे पता है, मेरे पिताजी केवल 2 शर्ट रखते थे और कभी भी जो कुछ भी पैसा बचता था पास के नज़दीक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराते थे, ताकि बच्चे की पढ़ाई के टाइम में, हायर एजुकेशन के टाइम में वो चीज़ काम आए, बेटियों की शादियों के टाइम में काम आए। तो इस तरह के जो लाखों परिवार थे सभापति महोदय, उनका एक भी पैसा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद, एक भी पैसा कहीं भी जा नहीं पाया। सब का सब, हर बचत करने वाले को उसकी बचत की सुरक्षा मिली। बहुत सावधानी से, बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से जो यस बैंक में एक्शन लिया गया, उसी तरह का एक्शन पीएमसी बैंक में भी। मैं आपको, जो लोग कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको एक पीएमसी का क्या मीनिंग था?
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव शब्द को पहले ही हटा दिया गया था, उसको कम कर दिया गया था, कोऑपरेटिव को मात्र सी रखा गया था, पीएमसी बैंक, और सारा फोकस कर दिया गया था बैंक पे। क्यों बैंक पे फोकस कर दिया गया? क्योंकि बैंक कहते ही लोगों में एक ट्रस्ट आता है। बैंक शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका लोगों के मन में एक अलग धारणा है कि हाँ, अगर बैंक में मेरा पैसा सेफ है। भेलपुरी बनाने वाला एक व्यक्ति बॉम्बे के चौपाटी पे, जिसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत इसलिए रखी कि एक वो छोटा सा फ्लैट खरीदे, उसको पीएमसी के लोग उड़ा के ले गए। तो क्या उस वक्त आरबीआई ने, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा एक्शन लिया? ईडी ने प्रॉपर्टीज अटैच की, क्रिमिनल एक्शन लिए गए, लेकिन कानून में जो कमी थी जिसके कारण पीएमसी बैंक का रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता था, उसी कमी को दूर करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी इस बिल को लेके आई हैं। उनको साधुवाद। इस बिल को हमें तुरंत पास करना चाहिए। तो ये दो बैंक के उदाहरण से स्पष्ट होता है इस बिल की जरूरत क्यों है। जो भी पार्टीज, मैं मानता हूँ राजनीतिक दलों में अलग अलग मतभेद होता है और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथी नहीं है हमारे साथ, लेकिन जो भी दल मिडिल क्लास को सपोर्ट करते हैं, जो भी दल मेहनत कशों को सपोर्ट करते हैं, जो भी दल उस मजदूर को, उस रेहड़ी वाले को, उस खोमची वाले को सपोर्ट करते हैं, जो कि अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा जोड़ने की इच्छा रखता है, बचत करता है, आज उन सब दलों से मेरा अनुरोध है इस बिल को यूनानिमसली पास करें। ये बिल बचत करने वालों को बचाने के लिए है। महोदय, दो तीन छोटे मोटे और विषय उठाए गए हैं कई फोरम्स में कि पहला विषय है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को इससे नुकसान होगा। कतई नुकसान नहीं होगा। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का मूल है डेमोक्रेटिक सिस्टम, वन शेयर वन वोट। इस पद्धति को बिल्कुल बदला नहीं जा रहा है। कोई भ्रम में ना आए, किसी भी तरह की बात एकदम क्लियर करे, बिल को पढ़े, इस व्यवस्था को बिल्कुल बदला नहीं जा रहा है। दूसरा, स्टेट का पावर ले लिया जाएगा। अरे भाई, फेडरल सिस्टम में हमारा सारा पावर ले गए। अरे भाई, पढ़ लो, बिल में साफ लिखा हुआ है, नो बोर्ड ऑफ अ बैंक which is registered under the registrar of cooperative societies of a state will be superseded by RBI without state consultation। स्टेट का कंसल्टेशन तो कंपलसरी रखा गया बिल में, तो क्यों भ्रम फैलाया जाए। स्टेट का पावर, माननीय मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। आज तक का उनका आचरण इस चीज को क्लियरली दिखाता है कि हम चाहते हैं कि स्टेट मजबूत हो, स्टेट मजबूत होंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा। इस तरह के भ्रम को बिल्कुल न फैलाया जाए। तीसरा विषय कहा जाता है कि आरबीआई के पास इतना सारा रेगुलेटरी लोड है, वो क्या करेगा, और उनके ऊपर बोझा था। ऐसी बात नहीं है। आरबीआई के नेतृत्व में हमको पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस तरह से आईएलएफएस को इतना बड़ा इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट को मैनेज किया, उसके लिए आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। फाइनेंशियल पैंडेमिक हो सकता था। बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर के स्पेशलिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि फाइनेंशियल पैंडेमिक हो जाएगा आईएलएफएस के कारण। लीमन ब्रदर्स जैसा हुआ था वैसी परिस्थिति हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें थी। किस तरीके से, किस सूझबूझ के साथ, कितने गहराई के साथ सोचकर उस आईएलएफएस के सिस्टम को के क्राइसिस को मैनेज किया। आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। तो आरबीआई ने अभी ऑलरेडी, जैसे हम बात कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट्स को, सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया है, एक स्पेशल सुपरवाइजरी कैडर बनाया है, और कॉलेज फॉर सुपरवाइजर्स भी उन्होंने अभी एक गठित की है। तो आरबीआई के नेतृत्व में हमको पूरा विश्वास है। आरबीआई के ऊपर रेगुलेटरी लोड अधिक नहीं बढ़ेगा और वो उसको लोड को लेने में सक्षम है। मैं कंक्लूड करूंगा सभापति महोदय। इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पिलर्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का जो बेस है, वो बेस होता है फाइनेंशियल सिस्टम। मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे क्लासमेट्स फाइनेंशियल सिस्टम में हैं, उनसे मैं मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो फाइनेंशियल सिस्टम की एक अति विशेषता है। सभापति महोदय, आप भी उड़ीसा से आते हैं। उड़िया भाषा जो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने भक्तों को दी, अति मीठी भाषा है, अति
सदियों का विजडम उसमें समाया हुआ है। एक छोटी सी उसमें उड़िया ढगो यानी उड़िया प्रोवर्ब है, पर घर तीयण रे अतिथि चर्चा, यानी दूसरों के पैसों से काम करना। तो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा दूसरों के पैसों से काम करता है। कैसे? बचत की हमने, उस बचत के पैसे को आगे लोन लिया जाता है, इधर से लोन उठाया और फिर दूसरी जगह लोन दिया। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जिसमें दूसरे के पैसे को व्यवहार में लाया जा रहा है, उस व्यवस्था में रेगुलेटरी सिस्टम अति स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम केवल उन संख्याओं के, उन कानूनों के, उन रेगुलेशंस के पीछे न पड़े, उन रेगुलेशंस और उन संख्याओं के पीछे जो मानवीय चेहरा है, जो परिवार है, जो मेहनत कश हैं, जो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, उन सब को बचाने के लिए जो भी रेगुलेशन लाना पड़े, जो कानून में बदलाव लाना पड़े, वो सब बदलाव लाना चाहिए। और ये बदलाव, ये बिल भी उसी तरह का एक बिल है। इस बिल का मेरा निवेदन है सभी से यूनानिमसली सपोर्ट करें। धन्यवाद।